So let's start everyone. Today's lecture 1. अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2. कॉलेज आपका यूनिट 1 से स्टार्ट करेगा. जब आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे तब हम यूनिट 1 स्टार्ट कर लेंगे आपके साथ. अभी फिलहाल मैं यूनिट 2 का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 1, जिसका नेम है फंड फ्लो स्टेटमेंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट. और सब्जेक्ट का नेम क्या है? हाँ, क्योंकि कई बार हमें सब्जेक्ट का नेम पता नहीं होता, बस ये होता है कि ट्यूशन स्टार्ट हो रही है. अकाउंट्स की ट्यूशन स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हम अकाउंट्स कॉमन बोल देते हैं, लेकिन आपको पता है बीकॉम में अकाउंट्स नहीं होती है. बीकॉम में हमारी अकाउंटिंग की ब्रांचेस होती हैं. सेमेस्टर वन में क्या था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. नहीं पता? सेमेस्टर 1, हाँ जी बेटा, मैं थोड़ा इंट्रो बता रहा हूँ तभी, ताकि आपको पता हो कि हमने क्या पढ़ लिया और क्या पढ़ने अभी. ठीक है, मूड तो मुझे लग नहीं रहा आप लोगों को पढ़ने का आज, जिस हिसाब से आप बैठे हो. हाँ जी, सीरियस हो जाओ भाई, अब इससे ज्यादा मौका नहीं मिलना चाहिए बोलने का. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी ब्रांच है. यहाँ पर 3 ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की. पहली ब्रांच फाइनेंशियल, जिसको आपने सेम 1 एंड 2 में किया है. मैं हर सेमेस्टर की स्टार्टिंग में ये बात बताता हूँ आपको. सेम 1 में आपने किया है, सेम 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग इटसेल्फ नेम था. सेम 2 में उसका नेम था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. क्या था? लेकिन थी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कंपनीज की अकाउंट्स, बस वही डेबिट क्रेडिट है ना, अकाउंट जर्नल. सेम 2 के बाद सेम 3 और सेम 4 में क्या मिला आपको? कॉस्ट अकाउंटिंग. एडवांस अकाउंटिंग कोई ब्रांच नहीं है. एडवांस अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही रिमेनिंग सिलेबस था, जो आपने एक अलग से कर लिया. ठीक है, अमलगामेशन, लिक्विडेशन या गुडविल इन्वेस्टमेंट, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट था. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे ज्यादा सिलेबस होता है. +1 से स्टार्ट होता है और सेमेस्टर 4 तक चलता है. सेकंड ब्रांच आपने की कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग सेम 3 और 4 में किया. अब आपके पास थर्ड ब्रांच आई है. ये क्वेश्चन आपने शायद थ्योरी में याद किया था +1 में. अकाउंटिंग की ब्रांचेस. फर्स्ट ब्रांच फाइनेंशियल, सेकंड ब्रांच कॉस्ट. फाइनेंशियल और कॉस्ट को करने के बाद, मैं ये बात क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आज, इसका कंसर्न है. बिकॉज जब हम दो तरह की अकाउंटिंग कर लेते हैं, कौन सी? फाइनेंशियल एंड कॉस्ट. इन दोनों से जो रिजल्ट्स आते हैं बेटा, इन दोनों से जो रिजल्ट्स आते हैं, उन्हीं रिजल्ट्स को हमें यहां आकर इस अकाउंटिंग में, क्या नाम है अकाउंटिंग का? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. जैसे बुक में लिखा होता है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग था, अब इस पर लिखा हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो यहां इसका मीनिंग क्या है? टॉप मैनेजमेंट. अभी आपको थोड़ा सा प्राउड फील करना है अपने आप पे ना. ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक, क्योंकि यू नो अकाउंटेंट. अभी क्या था, सेम 1 से लेकर सेम 4 तक, +1 +2 से लेकर अब तक आप अकाउंटेंट थे बस. ज्यादा कोई आपकी हैसियत नहीं थी क्लास में भी. आप क्या थे? जस्ट एक अकाउंटेंट. मतलब एक कॉलेज में या कहीं भी कर रहे हो, अकाउंट्स कर रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो? अकाउंटिंग कर रहे हो, जर्नलिटीज पास कर रहे हो, जो एक क्लैरिकल वर्क है. ये सब थ्योरी में लिखा होता है ना, कि लेवल क्या होता है हमारा अकाउंटिंग का. तो हम पहले लो लेवल की अकाउंटिंग कर रहे थे या मिडिल लेवल की अकाउंटिंग कर रहे थे. अब सबसे अच्छी बात है कि अब आप अकाउंटेंट ही नहीं हो, अब आपको अकाउंट्स करनी ही नहीं है. तो ये कहना कि मैं अकाउंट्स पढ़ने आया हूं, शायद वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब हम अकाउंट्स नहीं करने वाले. मैं आपको किसी भी चैप्टर में ये बोलने वाला ही नहीं हूं कि प्रिपेयर जर्नल, प्रिपेयर लेजर या फाइनल अकाउंट्स या बैलेंस शीट, क्योंकि सब हो चुका है. अभी जो मेरे सामने स्टूडेंट बैठा है वो बीकॉम 3rd ईयर का है, मतलब सेमेस्टर 5 का है, जो सब तरह की अकाउंटिंग को जानता है. आज अगर बोला जाए कि आपको कंपनी की बैलेंस शीट याद है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं याद. आपने नहीं याद की अलग बात है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज आपने सेम 2 में की थी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में. आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर चुके हो पूरे लेवल तक. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट ही वहां से होती है जहां ये दो अकाउंटिंग ओवर हो जाती है. क्योंकि ये दो अकाउंटिंग को अकाउंटिंग बोलते हैं. किस टाइप की अकाउंटिंग? जहां अकाउंट्स बनाए जाते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग है? जहां पर अकाउंट्स को एनालाइज किया जाता है. क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है. इसका एक शॉर्ट आप कर चुके हो. इसका शॉर्ट वर्जन मैं आपको अगर बुक 3 दिखाऊं, याद है आपको? वॉल्यूम 3 +2 का. वॉल्यूम 3 में क्या चैप्टर से? रेशोस, कैश फ्लो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट. याद आ रहा है या नहीं आ रहा कुछ?
ये 12th क्लास में आपने किया था, है ना? बी सीरियस भी, अब लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, 12th क्लास में आपने ये किया था ये चैप्टर्स को, राइट? इसी को अब हम टॉप लेवल पे स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पर टॉप लेवल पे। तो आपको चैप्टर्स कौन से आएंगे यूनिट 1 के अंदर? चैप्टर्स कौन से हैं? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीधा। आपने इसको प्लस 2 में किया था जस्ट 4 मार्क्स में। आपने बनाया था एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बस बना के छोड़ दिया, जिसमें आप बोलते थे सर बस वो डिफरेंस निकालना है और परसेंटेज निकालनी है, याद आया? 2 ईयर्स का डिफरेंस, इंक्रीज या डिक्रीज, है ना? शेयर कैपिटल 2020 में थी 1 लाख की, 21 में होगी 120 की, 20,000 इंक्रीज होगी, तो 20,000 कितने परसेंट है? दैट इज ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरिजन करना। बट अब वो बनेगी 2 पेज की और उसके होंगे कमेंट्स, वहां पे आपको कमेंट्स लिखने होंगे। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ न्यूमेरिकल चैप्टर्स की। उसके बाद फिर यहाँ आएगा सेकंड चैप्टर, रेशोज एनालिसिस। याद है सबको रेशोज? करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, याद है ना? ये बहुत हायर लेवल पे आएगा। वो प्लस 2 का आपको लगेगा बच्चों वाला, मतलब आप ये चैप्टर करने के बाद 12th क्लास को बोलोगे तेरे को तो मैं टीच कर देता हूँ रेशो चैप्टर, है ना? तो वो लेवल आ जाएगा आपका, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पे है चैप्टर। इसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने आने हैं। लो जी, आपका यूनिट 1 खत्म हो गया। यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, मैं मेन में चैप्टर बोल रहा हूँ, बाकी के बाद में देखेंगे, और दूसरा रेशो एनालिसिस। बाकी थ्योरी चैप्टर्स हैं या कोई और चैप्टर्स हैं, 5 मार्क्स के चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है? ये दोनों चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, 5 मार्क्स वाले चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा अभी मैं। फिर आते हैं यूनिट 2 के अंदर। आपका कॉलेज स्टार्ट ही यहाँ से करेगा, या हो सकता है कॉलेज टीचर रेशो चैप्टर से स्टार्ट करे, तो जैसे वहां स्टार्ट होगा बता देना, फिर हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे, अभी कोई फायदा नहीं। यूनिट 2 में आपको चैप्टर आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो बिल्कुल नया है आपके लिए, जिसको आपने पहले से कभी देखा ही नहीं। दैट्स वाई मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। और आपका ये पूरा सिलेबस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। जब लास्ट ईयर सेम 5 का बैच था तो उसके साथ हमने ऑलरेडी पूरा सिलेबस रिकॉर्ड किया हुआ है। आपको किसी भी मोमेंट पे लगे कि कॉलेज के अंदर चैप्टर कोई और स्टार्ट हो गया या आपको चाहिए वो लेक्चर्स, तो आपको कभी भी एक्सेस मिल सकता है, आप देख भी सकते हो उन लेक्चर्स को। मैं तो आपके साथ रिकॉर्ड करूंगा ही 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स में आपको सब आएगा सामने आपके, बट पहले से रिकॉर्डेड भी है फंड फ्लो स्टेटमेंट। और एक चैप्टर आपने पहले किया हुआ है, वो कौन सा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, याद है? जो स्टूडेंट ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ते प्लस 2 में, उनके लिए चैप्टर प्रॉब्लम में रहता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी बहुत हाई लेवल पे आएगा ये चैप्टर, प्लस 2 का लेवल कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहां 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता था, अभी 15 मार्क्स का आएगा। आपका पेपर आपके सामने है बेटा। बाकी बीच के चैप्टर छोड़ दो, कोई 5 मार्क्स का है, कोई अनइम्पोर्टेंट है, कोई थ्योरी है, उन सबको छोड़ दो, पेपर आपके सामने बन चुके हैं। ये 4 क्वेश्चन आने हैं बैक टू बैक, जो आप ढूंढते होते हो कि 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन बता दो कहाँ कहाँ से आने हैं, ये आ चुके हैं। फिर इन्हीं के 5 मार्क्स बन जाएंगे। 5 मार्क्स में कुछ चैप्टर्स अलग से भी हैं हमारे पास, प्राइस लेवल काउंटिंग चैप्टर है, वो अलग से है, वो बाद में देखेंगे। मैं आपको मेन में बता रहा हूँ अभी, ये 4 चैप्टर्स कर लिए तो आपका मेन सिलेबस हो गया 15 मार्क्स वाला। फिर रह जाएगी 5 मार्क्स के लिए फाइटिंग, कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, थ्योरी में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है? तो इन चारों में से मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन सा? फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि फर्स्ट डे हम ना भी ज़्यादा पढ़ें, हमें पता हो कि हमें करना क्या है, ड्यूरेशन क्या है सिलेबस की, टाइम क्या है, डेज क्या है, वो सब चीज़ों पे हम एग्री होने चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे से हम टाइम वेस्ट ना करें। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। थोड़ा सा थ्योरेटिकली स्टार्ट करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। बिकॉज आई नो बुक्स आप लेके नहीं आए, बुक्स है किसी के पास? एक स्टूडेंट के पास है, ओके गुड। बाकी बेटा ले लो, क्योंकि परसों न्यूमेरिकल होंगे, तो विदाउट बुक तो आप आओगे नहीं ट्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट? फंड का मीनिंग क्या होता है? जब हम बोलते हैं ना कि हमें फंड्स का इशू है, समटाइम्स ऐसे मुझे सामने को सुनने को मिलता है, सर फंड्स का इशू है थोड़ा सा, बोलते हैं ना सर कि वैसे सर हमने एक कार परचेज करनी है लेकिन थोड़ा सा भी फंड्स का इशू चल रहा है, तो हम थोड़ा रुक गए हैं अभी, पेरेंट्स कह रहे हैं कि थोड़ा फंड्स अभी आ जाए, उसका अरेंज हो जाए, तो फिर हम गाड़ी परचेज करेंगे, हम मतलब घर बनाएंगे, ये घर परचेज कर। तो फंड वर्ड है क्या फिर?
फंड के दो मीनिंग है बेटा, दोनों ही आपका सिलेबस है। फंड का एक मीनिंग है ब्रॉड, एक ब्रॉड मीनिंग है जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फंड बोले तो वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का मीनिंग पता है सबको क्या होता है? इतना तो नहीं भाई, ये ना बता पाओ आप। जो पैसा यहां चलता है, जो पैसा हमारी करंट एसेट्स में लगा होता है और करंट लायबिलिटीज को हम पे करते हैं। अब वो कैसे है उसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके पास बिजनेस में कैश होता है, राइट, बैंक होते हैं। आप क्या करते हो, इसका कैश और बैंक को क्या करते हो आप? कन्वर्ट करते हो किसके अंदर? स्टॉक में, रॉ मटेरियल में, फिनिश गुड्स में। फिर स्टॉक किसको बेचते हो? डेटर्स को। किस पे? मुझे ऐसा लग रहा है मैं +1 को टीच कर रहा हूँ, पेज इंप्रेशन बिल्कुल जीरो। उनके भी ऐसे होते हैं। अगर मैं बोलूँ डेटर तो इतना बड़ा वर्ड होता है सर, डेटर मतलब क्या, स्पेलिंग क्या है इसके, मतलब क्या है ये डेटर? स्टॉक किसको बेचते हैं हम? डेटर्स को। डेटर्स कौन होते हैं? वो पर्सन्स जिनसे पैसा भी हमें आना होता है। लो जी, पैसा इन्वेस्ट होना शुरू हो गया। कुछ पैसा मेरा कहाँ लग गया? स्टॉक में। स्टॉक अभी बिक नहीं रहा, और जो स्टॉक बिका वो कहते पैसे कल देंगे, वो क्या बन गए मेरे? डेटर्स। कुछ लोगों पे मुझे ट्रस्ट भी नहीं था, मैंने उनके ऊपर क्या लिख दिया? बिल। नहीं, वो तो बाद में होंगे, अभी नहीं। तो उनपे मैंने क्या लिख दिया? बिल, बिल्स रिसीवेबल, राइट जी। उसके बाद फिर कुछ पैसा हमारी प्रीपेड में चला गया, एडवांस के अंदर। जैसे लैंडलॉर्ड बोलता है मुझे 2 मंथ्स का एडवांस रेंट दो, तो आपको शोरूम मिलेगा। बिजनेस तो बाद में स्टार्ट करना, पहले 2 महीने का एडवांस रेंट सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट कराओ। फिर मुझे फोन की सिक्योरिटी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी की सिक्योरिटी देनी है, बहुत से एडवांस चलते हैं। जिस सप्लायर से हम सामान लेते हैं वो भी सिक्योरिटी मांग सकता है। तो हमारा पैसा ब्लॉक होना शुरू होता है बेटा, किसके अंदर? किसके अंदर? करंट एसेट्स में। क्या ब्लॉक हो रहा है हमारा? पैसा। पैसे को क्या बोलते हैं? फंड। जिससे आपका नाम बनेगा फंड। मैं फिर फ्लो पे आऊंगा, फिर स्टेटमेंट पे आऊंगा। 3 वर्ड्स के मीनिंग है। ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है आप बीकॉम स्टूडेंट थ्योरी में इंटरेस्टेड नहीं होता, ठीक है, वो आपका मैटर है, क्योंकि चैप्टर में से न्यूमेरिकली आना है, थ्योरी तो आनी नहीं है। आपको पढ़ना है तो नोट्स आपको दे दिए, इसमें से याद कर सकते हो बाद में, अभी नहीं याद करना, चैप्टर के एंड पे याद कर सकते हो, क्योंकि अभी ज़्यादा समझ नहीं आएगा। चैप्टर कर लो एक और न्यूमेरिकली, फिर समझ सकते हो कि मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या होता है सब कुछ। फंड का मीनिंग है पैसा। पैसा किस में लग रहा है हमारा? करंट एसेट्स में। लेकिन मेरे पास पैसा हो गया खत्म, मैं कितना लगाऊं पैसा खुद से? तो फिर मुझे याद आती है किसकी? करंट लायबिलिटीज की। आपके माइंड में ना कि करंट लायबिलिटीज लायबिलिटीज होती हैं, इनको पे करना पड़ता है, वो रॉन्ग मीनिंग है। वो +2 का बताया वो मीनिंग है, क्योंकि तब आप मैच्योर नहीं होते इतना। बीकॉम सेमेस्टर 6 में इसके ऊपर पूरा चैप्टर आएगा, वो चैप्टर का नाम होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट हाफ ऑफ कर दिया गया है। हाफ सेम 5 में है, हाफ सेम 6 में है। सेम 6 में इसका नेम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM बोलते हैं उसको हम शॉर्ट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी है मैनेजमेंट काउंटिंग, बात एक ही है, वो आगे पीछे कर दिए वर्ड्स। इसी का जो अगला सिलेबस है वो वहां आएगा, तो वहां एक पूरा चैप्टर आएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या बोला? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वहां भी ये सेम मीनिंग आएगा। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज हमारे सोर्स होते हैं बेटा, पैसा जहां से हम ले सकते हैं। पैसा तो नहीं आता इनसे, इनसे क्या आते हैं? स्टॉक। क्रेडिटर्स याद है? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमें स्टॉक आता है। अब मुझे अगर डेटर्स को स्टॉक बेचना है तो मुझे किन से मिल जाएगा? क्रेडिटर से। तो मुझे खुद का पैसा लगाने की नीड नहीं है। तो जो बिजनेस रेप्यूटेड होते हैं ना, वो ऐसे ही काम चला लेते हैं, इधर से सामान पकड़ा क्रेडिटर से, या किसके अगेंस्ट दे दिया? किसके अगेंस्ट परचेज कर लिया? बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल से जो स्टॉक आया, वो स्टॉक हमने किसको बेच दिया? डेटर्स और BR को। खुद का पैसा लगाने की नीड नहीं पड़ी। तो इसका मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलती है कि फंड का एक ब्रॉड मीनिंग होता है, दैट ब्रॉड मीनिंग इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, जिसमें 2 चीजें हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। पैसा यहां से आता है, इनको पे कर देते हैं, इनसे स्टॉक आता है, इनको दे देते हैं।
तो अकेला मीनिंग ये नहीं है कि करंट एसेट से पैसा आता है हम करंट लायबिलिटीज को पे करते हैं, नो, दोनों से पैसा आता है बेटा, मतलब दोनों चीजों को। अब ये कह लो कि हमारा बिजनेस है, ट्रेड है ये हमारा, करंट एसेट से डील करना और करंट लायबिलिटी से डील करना, इंटरचेंज होता रहता है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट होती हैं, करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स में, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। इसी को बोलते हैं पैसे का लेन देन, एक्सचेंज ऑफ मनी, बट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज कॉल्ड फंड ब्रॉड मीनिंग। अब फंड का नैरो मीनिंग भी आएगा। फंड का नैरो मीनिंग क्या है? सिंपल, कैश, बस। क्या बोला? कैश। ये सबको आता है। अगर आप बोलोगे ना सर हमें फंड्स की प्रॉब्लम है, तो मैं समझाऊंगा पैसों की प्रॉब्लम है, ये होता है ना। सर फंड्स का इशू चल रहा है, तो क्या चल रहा है? कैश का इशू चल रहा है, कैश नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम आपकी फीस नेक्स्ट मंथ दे सकते हैं, अभी थोड़ा सा फंड्स का इशू चल रहा है, तो फिर अब किसका इशू चल रहा है? कैश का। तो फंड का नैरो मीनिंग क्या है? कैश। और फंड का ब्रॉड मीनिंग क्या है? वर्किंग कैपिटल। ये दोनों आपका सिलेबस है बेटा। तो जब हम फंड का ब्रॉड मीनिंग लेंगे, मैं जो भी बात कर रहा हूं आपको आज क्लास के एंड तक समझ आ जाएगा उस बात का क्या लिंक था, कहां से मैंने बात स्टार्ट की, कहां पे छोड़ना है मुझे। जो फंड का ब्रॉड मीनिंग है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, और उसे हम इस चैप्टर को बोलते हैं, इस चैप्टर में बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसको शो करेगी? वर्किंग कैपिटल के अंदर जो पैसा आ रहा है या जा रहा है, क्योंकि फ्लो का मीनिंग आउट एंड इन, फ्लो तो होता है ना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड outflow of the funds, meaning cash and cash equivalent, meaning current assets and current liabilities। लेकिन जब यही चैप्टर दूसरे चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपने ऑलरेडी किया भी हुआ है, मे भी याद ना हो आपको, अब तो लेवल भी काफी हायर हो जाएगा उसका, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। वहां फंड का नैरो मीनिंग क्या होगा? कैश। वहां हम हर चीज को कैश में कन्वर्ट करेंगे, वहां हम वर्किंग कैपिटल को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। वर्किंग कैपिटल वहां भी होगी, क्योंकि हर बैलेंस शीट में वर्किंग कैपिटल होती है, करंट एसेट्स भी होती हैं और करंट लायबिलिटीज होती हैं, लेकिन हम उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिकली फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की बात कर रहा हूं, रीड करते हैं इसका मीनिंग। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो क्या शो करती है? मूवमेंट ऑफ फंड्स इनटू एंड आउट ऑफ बिजनेस। ये बोला भी आपको, फ्लो मींस इन एंड आउट, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। इन अदर वर्ड्स इट इज स्टेटमेंट ऑफ, ये देखो दो वर्ड्स बोल रहा हूं बेटा यहाँ पे जो इस चैप्टर का मीनिंग समझाएंगे। कहां कहां से पैसा आता है, सोर्सेस, और कहां कहां पे पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर आपने अपने अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट को समझना हो तो बैलेंस शीट में दो वर्ड्स होते हैं बेटा, सोर्स, सोर्स को बोलते हो लायबिलिटीज, कैपिटल। पैसा आता कहां से है? सोर्सेस से, कैपिटल एंड लायबिलिटी से। पैसा लगता कहां है? एसेट्स में, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। बट वो ओनली बैलेंस शीट थी। पूरे बिजनेस में पैसा कहां कहां से आता है? हर जगह से आता है। तो या तो पैसा वर्किंग कैपिटल से आता है, या हम वर्किंग कैपिटल पे लगाते हैं, या पैसा फिक्स एसेट्स को बेच के आता है, या हम फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं। इस तरह से फंड की पूरी वर्किंग दिखाई जाएगी यहाँ, मतलब अकाउंट्स नहीं है। यू कांट थिंक कि आप मैं आपको जनएंटी सिखाऊंगा, या वो हो चुका खत्म सब आपके साथ सेम 4 तक। अब हायर लेवल की अकाउंट आ गई, क्योंकि अब आप टॉप मैनेजमेंट में हो। वो बात बीच में रह गई हमारी कि अब आप नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो, आपको ये फील करना है कि नाउ यू आर ए टॉप मैनेजमेंट। आप अकाउंटेंट हुई नहीं, आप टॉप मैनेजमेंट के पार्ट हो, आप एमबीए हो चुके हो, आप सीए बन चुके हो। वो लोग ये अकाउंटिंग करते हैं, ऑब्वियसली आपका लेवल हायर होगा, इसलिए एग्जाम कभी इजी नहीं आता। सेम 5 और 6 का एग्जाम कभी इजी नहीं आया, क्योंकि ये पूरा सीए लेवल का पेपर होता है जहां पर एनालिसिस किए जाते हैं। आपको बुक से बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बुक के सोल्ड, अनसोल्ड, फाइनल टच सब करना होगा। टाइम आपके पास उतना ही रहेगा, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। आदत आपको नहीं रही वो अलग बात है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स इसका मीनिंग है, क्लियर हो गया। लेकिन फंड का जो हम मीनिंग यहां लेंगे वो लेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। पैसा कहीं से भी आया, कहीं भी गया, लगा किस में बेटा? कैश में। किस फॉर्म में दिख रहा है वो? में कैश में, बैंक में। मैंने बिल्डिंग खरीदी तो क्या दिया? बैंक बैलेंस दिया। लेकिन वो पड़ा किस फॉर्म में होगा मेरे पास? कैश में या बैंक में या डेटर्स में, क्रेडिटर्स में, यहीं कहीं लगा होगा।
अब इसके बाद थ्योरी छोड़ देते हैं क्योंकि आपको नींद आनी शुरू होगी। फंड फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है छोड़ देते हैं अभी, ये आपकी बात की बातें सारी, अगर आपको थ्योरी याद करनी हो तो आप करना, ठीक है। मैं यहाँ से सीधा न्यूमेरिकल पार्ट पे जंप कर रहा हूँ। मैंने जो भी आपको समझाया वो न्यूमेरिकल पार्ट ही था, थ्योरी स्टार्टिंग की मैंने। पेज नंबर 3 पे बेटा आपको एक स्केड्यूल दी है, ये आपको 30-40 टाइम्स बनाना है। मतलब अगर आप 30 क्वेश्चन करोगे तो हर क्वेश्चन में ये बनेगा। तो आज घर जाके होमवर्क में ये करना कि कॉपी के हर 2 पेज के बाद ये फॉर्मेट बना लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन करने में 2 पेज लगेंगे आपके। तो आपको हर क्वेश्चन में क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अभी तो जो मैं बोल रहा था आप ध्यान से नहीं सुन रहे थे आप लोग। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग हमने क्या बोला, जो पैसा करंट एसेट्स में लगा है या करंट लायबिलिटीज में से आया हुआ है। क्योंकि कुछ पैसा हम अपना नहीं लगाते, हम क्रेडिटर से स्टॉक ले लेते हैं, इसलिए माइनस करना पड़ता है। जब माइनस करोगे तो क्या समझ आएगा, आपका खुद का कितना पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मेरे पास करंट एसेट्स 100 रुपीज की हैं और करंट लायबिलिटीज 80 रुपीज की हैं, तो मेरा बिजनेस कितना लगा पैसा सिर्फ 20। एक जो इंटेलिजेंट बिजनेसमैन होता है ना, उसका खुद का पैसा कम ही लगा होता है, लोगों का पैसा ज्यादा लगा होता है उसके बिजनेस में। इसलिए हम अरेंजमेंट्स करते हैं, है ना। जैसे आपको मान लो कहीं जाना है, कॉलेज लेके जा रहे हैं कहीं पिकनिक पे या कहीं भी लेके जा रहे हैं, ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, ट्रिप पे 10,000 चाहिए, 10 फ्रेंड्स होते हैं, है ना। सबको बोलो 1-1 हज़ार बोलो कर लो उसे, आपको कोई फ्रेंड 500-1000 के लिए आपको मना तो करने वाला नहीं है, ठीक है। खुद के 500 रुपये ही है और ट्रिप पे नाम लिखवा दिया, ये है चैप्टर। 10,000 आपको चाहिए, 10,000 बेटा आपको चाहिए, खुद के कितने आपके पास 500, बाकी 9500 का आप बोलते हो जुगाड़ करना है। 500 है भाई, बोलते ना तेरे भाई के पास 500 तो है ना, 10,000 अरेंज करने हैं, कोई बात नहीं हो जाएंगे, ट्रिप पे नाम लिखवा दे हो जाएगा, कर लेंगे अरेंज कहीं ना कहीं से। पेरेंट्स को अप्रोच करते हो, फ्रेंड्स को अप्रोच करते हो, कहीं सुन तो मेरे को भी अप्रोच कर लेते हैं कि सर क्या 2000 मिलेगा, मेरे से भी ले जाते हैं वो। तो मतलब अरेंज ही करने, मैं भी तो एक लाइबिलिटी बन गया उनके लिए, तो ऑटोमेटिक उन्होंने अरेंज कर दिया। तो खुद का कितना पैसा लगाया सर 500, पूरा ट्रिप आपको मिल जाएगा 500 रुपये में। बाकी 9500 कहाँ से लेने आपको, बाहर से लेने, दैट इज कॉल्ड क्या, करंट लायबिलिटीज। लेकिन ये कह के देना है कि बस ट्रिप से आते ही वापस कर दूंगा, वापस कभी नहीं करना उसने, पता है, लेकिन वो ऐसे ही बोलते हैं बस 2 दिन के बाद ही वापस कर दूंगा, दैट्स कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गया, अब तो नींद नहीं आ रही, ठीक है जी। तो हम बना रहे हैं अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब ये कैसे बनता है और इसका मीनिंग क्या है। अब थोड़ा सा इसको पहले चैप्टर को समझ लेते हैं, इस चैप्टर में करना क्या बेटा। चैप्टर का नेम सबको याद हो चुका है अभी तक, क्या है, फंड फ्लो। क्योंकि जब आप आज क्लास में एंटर किए थे आपको पता ही नहीं था कि आज आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। मतलब सिलेबस क्या है कुछ भी है, बस आपको ये था कि ट्यूशन स्टार्ट हो रही है आज। आपको अब थोड़ा सा क्लियर हो गया ना कि हमारी अब है कौन सी ब्रांच, ना फाइनेंशियल ना कॉस्ट, कौन सी ब्रांच है, मैनेजमेंट। ये थर्ड एंड लास्ट ब्रांच है, इसके बाद तो बीकॉम ही खत्म हो जाएगी, अकाउंट्स ही खत्म हो जाएगी आपकी, और ये टॉप मैनेजमेंट के अंदर आती है जहां सिर्फ एनालिसिस होते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का मीनिंग है वर्किंग कैपिटल, इसलिए बेटा हम क्या करेंगे, यहां 2 स्टेटमेंट्स बनाएंगे, एक बनाएंगे वर्किंग कैपिटल, वहां से एक आंसर आएगा, से वहां से आंसर आ गया 10,000, वही 10,000 का आंसर हम फिर एक पूरा चैप्टर करेंगे जिसके अंदर हम 3-4 चीजें बनाएंगे। जैसे हम बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनेगी एक, लाइक बैलेंस शीट होती है वो बिल्कुल देखने में, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, वर्किंग नोट्स बनाएंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी आंसर कितना आएगा, कितना आएगा 10,000। क्योंकि आज चैप्टर कराना एम नहीं, आपको चैप्टर की इंट्रो देना ही एम है। तो आज आपको इतना समझ आना चाहिए कि जिस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पहले कभी किया भी नहीं, तभी मैंने रेशो स्टार्ट नहीं किया। अगर मैं रेशो स्टार्ट करता मैं आपको लिखवा रहा था करंट रेशो क्या होती है, लिक्विड रेशो क्या होती है, शायद आपको पहले से पता होती, आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आता उसके अंदर। कॉलेज में से स्टार्ट हो जाएगा ना तो फिर आपका इंटरेस्ट अपने क्रिएट हो जाएगा, जब टीचर बोलेगा अब आपका MST है सितंबर में या अक्टूबर में, फिर आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा उस चैप्टर करने के लिए। अभी मैंने एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जहां आपको ये समझना है कि इस चैप्टर में हमें 2 बार आंसर निकालना है। पहला आंसर निकालना है वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाकर, वहां से 10,000 आएगा, और दूसरी बार आंसर निकालना है बहुत कुछ करके, बहुत कुछ होगा यहाँ पे, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनेगी, PL वर्किंग नोट्स, वहां से आंसर सेम आएगा और प्रूव करना है बस हमें।
बताया ना आपका अकाउंटिंग कौन सी वाली है, एनालिसिस वाली। आपके नीचे कई लोग काम करते हैं, कई अकाउंटेंट आपके नीचे काम करते हैं, वो लोग आपको सब बना के देंगे, ट्रेडिंग काउंट, पीएल काउंट, बैलेंस शीट सब बन के आपके पास आएगी। आप तो एमबीए करने के बाद, सीए बनने के बाद ऊपर बैठे हो टॉप मैनेजमेंट में, आपको सब कुछ रेडी मिलेगा। आपका काम है एनालिसिस करके कंपनी को रिपोर्ट करना, उसी की सैलरी मिलेगी आपको। तो वहां मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कंपनी से जॉब करोगे आफ्टर एमबीए सीएस, तो आपको ये बनानी पड़ेगी वहां पे फंड फ्लो स्टेटमेंट। बाकी शायद आपको कॉस्ट काउंटिंग, एडवांस काउंटिंग काम ना भी आए, ये अकाउंटिंग तो पक्का काम आएगी। सेम 5 और 6 की अकाउंटिंग तो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग है, आपको काम आनी है। क्योंकि लिक्विडेशन, अमलगामेशन शायद आपकी लाइफ में कभी आनी नहीं है, लेकिन ये तो आने। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले एक स्टेटमेंट लाएंगे जिसका नाम क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्टार्ट करो कॉपीज पे, ऐसे आप बोर हो जाओगे। बनाइए बेटा, जो कॉपीज देखनी है वो पेज ले सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बनाएंगे साथ में आप भी। हाँ जी हाँ जी। पीछे को कभी टाइम लगे फिर आगे पास करूँगा। तो लिखें बेटा, हेडिंग लिखें स्टेटमेंट या स्केड्यूल, आपकी मर्जी, जो मर्जी लिख लो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फुल 1 पेज पे बनेगा, एक सिंगल पेज पे, लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं भी स्टार्ट कर लो। अगर बुक्स लेके आते तो हम बुक्स का एक क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते, कोई भी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब ये लिखो बेटा 2021, 2021, 2021, 2022। थ्योरी में लिखा जाता है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। इस चैप्टर की थ्योरी तो इतने काम की है ही नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकली आना है 15 मार्क्स का। 21 प्रीवियस ईयर है, 22 करंट ईयर है। लेकिन इसकी पूरी डेट अगर लिखें तो फुल डेट क्या होगी, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। ऊपर हेडिंग लिखो ऐसे बेटा, इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेना, ये लाइन बीच में नहीं है, ऐसे ही है। तो पहले पार्ट में लिखो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, हेडिंग दे दो एक, हेडिंग इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। फिर उसके 2 पार्ट्स करो, इंक्रीज या डिक्रीज। ये जो बीच में लाइन दिख रही है, ये लाइन है नहीं यहाँ पर, इसको रब कर दिया मैंने। तो आपका हेडिंग बन गया इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर उसके 2 पार्ट्स कर दो, उस एक कॉलम के 2 पार्ट्स कर दो, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इट मींस हम अपनी वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट 2 तरह से दिखाएंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सब में रुपीज लिखिए, चारों कॉलम्स में रुपीज आएगा। और फर्स्ट कॉलम में लिखो पर्टिकुलर्स। 5 कॉलम्स आपके रेडी हैं। याद आपको, जब हम एनालिसिस करते हैं 5 कॉलम्स ही बनते हैं। आपने +2 में बनाया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ऑलवेज 5 कॉलम बनते थे। अब नहीं याद आएगा, टाइम हो गया काफी, लेकिन 5 कॉलम बनते हैं हमारे। पर्टिकुलर्स, करंट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और फिर इन दोनों में चेंज दिखना होता है। ये नए 2 कॉलम्स हैं जो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि क्या है। इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, या तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी।
और वर्किंग कैपिटल का मीनिंग हम सबको पता है, मैंने अभी समझाया भी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स पे पैसा लगाना पड़ता है, मुझे स्टॉक डेटर्स अपने पास रखने पड़ते हैं, उन पे पैसा लगता है, कैश बैंक, ये सब पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस में, बिजनेस तभी चलता है। एक बिजनेसमैन के पास पॉकेट में कैश भी होता है, 1 लाख 2 लाख 2 करोड़ 3 लाख कुछ कुछ होता है, डिपेंड करता है बिजनेस किस लेवल का है। उसके बैंक में भी पैसा होता है, उसके पास लाखों रुपए का स्टॉक पड़ा होता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। उसके मार्केट में डेटर्स भी होते हैं, किसी से 5 लाख लेने हैं, किसी से 10 लाख लेने हैं, बड़े बिजनेसमैन की बात हो रही है, बड़ी कंपनीज की बात हो रही है, किसी से 50 लाख लेने हैं। ऐसे उनका पैसा इन्वेस्ट होता है, लगा होता है, इसलिए वो बोलते हैं बड़ा बिजनेसमैन। ऐसे ही उन्होंने अरेंजमेंट किया होता है कि ये पैसा जो उन्होंने करंट एसेट्स में लगाया है, कहां से पकड़ा है वो पैसा। आप समझा रहे हैं कि मैं क्या समझा रहा था आपको, कहां से पकड़ा उन्होंने, करंट लायबिलिटी से, क्रेडिटर से, बिल्स पेबल से। थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिल जाते हैं ना हमें, जबकि आपके दिमाग में क्या मीनिंग होता है, हमेशा एक स्टूडेंट क्या बोलता है, मैं सेम 6 में यही सेम क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, स्टूडेंट बोलते हैं, कभी पूछ देना किसी से भी, बोलते हैं करंट एसेट से पैसा आता है और हम करंट लायबिलिटीज को पे करते हैं, उसके डिफरेंस को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये रॉन्ग आंसर है। ये तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने एक फॉर्मूला याद किया हुआ है +2 में, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बट नो, दिस इज द टाइम टू चेंज दैट, बिकॉज अब हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसका जो रियल मीनिंग है, जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, कई बार तो टीचर्स भी गलत बोलते रहते हैं, इसका रियल मीनिंग है करंट एसेट्स में जो पैसा इन्वेस्ट होना है, वो पैसा कहां से आया है, करंट लायबिलिटी से आया है। जितना पैसा करंट लायबिलिटी से आ गया, वो मेरे लिए एक सोर्स बन गया, वो मुझे खुद का पैसा नहीं लाना पड़ा। तो दोनों को अगर हम डिफरेंस कर दें तो आंसर क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल, जो पैसा मैंने लगाया बिजनेस में। इसलिए मेरे बिजनेस में अगर 100 रुपीज में, फिर बोल रहा हूँ बेटा, उस टाइम शायद आपका ध्यान नहीं होगा, अगर मेरे बिजनेस में 100 रुपीज की करंट एसेट्स की नीड है, जैसे अगर आपको ज्वेलरी शॉप ओपन करनी हो तो आपको फिर ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी, आपकी सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या हो जाएगी, स्टॉक। एक ज्वेलरी शॉप में से ज्वेलरी निकाल दो तो क्या रहेगा उसमें, एसी लगा हुआ है, मतलब मान लो एक ज्वेलरी शॉप में से पूरी ज्वेलरी निकाल दी, गोल्ड डायमंड सिल्वर सब निकाल दिया, तो वहां करंट ऐसा कुछ बची नहीं, उसके ड्रॉर में पड़ेंगे 10-20 हजार, बैंक में पड़ा होगा पैसा, बस खत्म। उसका मेन क्या था बेटा, लाखों रुपए का क्या था, स्टॉक था। और मेरी इंस्टीट्यूट में स्टॉक आपको मिलेगा 500-700 हजार रुपए का, मार्कर्स पड़े होंगे, स्टेशनरी पड़ी होगी, क्योंकि हमारे बिजनेस में स्टॉक होता है नहीं कुछ, जो होते हैं दिमाग में होता है हमारे, बस हम दिमाग में लेके चलते हैं। +1 से लेकर बीकॉम तक की पूरी अकाउंट्स कहाँ चलती है, मेरे दिमाग में, वही मेरा स्टॉक है। मैंने आपको +1 में भी स्टॉक बेचा था, एक सेम 5 में भी स्टॉक बेच रहा हूँ, आप उसी के पैसे देते हो। बाकी स्टॉक क्या पड़ा है, यहाँ पे पेपर पड़ा है, स्टेशनरी पड़ी है, वो कभी चोरी होती नहीं। तो हमारी इंस्टीट्यूट का स्टॉक कुछ है ही नहीं। तो हर बिजनेस में ना पैसा लगा होता है, हमारी इंस्टीट्यूट में पैसा कहाँ लगा है, मेन फिक्स एसेट्स में, स्टॉक नाम की कोई चीज है ही नहीं। और ज्वेलरी शॉप में फिक्स एसेट्स थोड़ी बहुत होंगी, फर्नीचर एसी, बस मेन कहाँ लगा होगा, स्टॉक में। इसलिए बेटा उनको स्टॉक में जो पैसा लगाना है वो अरेंज करना है। तो अगर मुझे पैसा 100 रुपए लगाना है अपने बिजनेस में, इसमें सब आ गया, कैश बैंक स्टॉक बिल रिसीवेबल डेटर्स, तो मुझे अगर 40 रुपीज भी मिल जाएगा, किससे, करंट लायबिलिटी से, बाद में दे दूंगा पैसा उनका वापस में, तो इट मीन मुझे अपना कितना लगाना है, 60, दैट इज माई वर्किंग कैपिटल। क्या है, वर्किंग कैपिटल। अब इसका मतलब जब भी हम वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाएंगे, हाँ जी, जब भी हम वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाएंगे, हम क्या करेंगे बेटा, हम पहले लिखेंगे करंट एसेट्स हमारी, हम सबसे पहले हमारी क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स, वो मान लो कैश एंड बैंक है, मैं फिल करता हूँ एक एक करके, ठीक है, आप साथ साथ बनाते रहना। बन गया फॉर्मेट सबका, मीनिंग क्लियर है, इंट्रो क्लियर है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, जो आप सबकी बुक्स में फर्स्ट क्वेश्चन होगा, मैं वो करवा रहा हूँ अभी। कैश या बैंक कितना लिए हम, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 21, कौन सी डेट है ये, पिछले साल की क्लोजिंग डेट। उस दिन मेरे पास बेटा 10,000 का कैश था, लेकिन इस साल के एंड पे, करंट ईयर के एंड पे मेरे पास कैश कितना है, कितना ले, बोलो, कैश बढ़ गया या कम हो गया, बताओ भी। 20,000 हो गया। कैश के बढ़ने से ये बताओ वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, कैसे पता आपको, ऑब्वियसली जब हम पैसा और लगाएंगे कैश फॉर्म में,
तो हमारे पास कैश इन हैंड बढ़ जाएगा, इट मीन हमारे पास वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगी। क्या नहीं, वो तो एग्जाम्पल है, वो तो वाइस वर्सा भी हो जाएगी। आप 8,000 बोल दो, कोई बात नहीं। तो अब फॉर्मूला क्या बनता है, अब इसको नहीं पक्का पड़ेगी, वो नहीं पॉसिबल। देखो बेटा, अगर मैं एक फॉर्मूले टाइप में दिखाऊं, आई थिंक थ्योरी में समझ नहीं आएगा आपको, फॉर्मूले समझते हैं। तो फॉर्मूला इसका ये बोलते हैं हम, करंट एसेट्स माइनस इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। अब मैं ना यहाँ पे करंट एसेट्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, कैश इंक्रीज कर रहा हूँ 10 रुपए से। तो जैसे 10 रुपए से कैश इंक्रीज होगा, ये हो जाएगा 110। करंट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका, तो वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी 30। जब भी बेटा आपकी करंट एसेट्स बढ़ेंगी, डजंट मैटर कैश है कि बैंक है, डेटर है कि बीआर है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक मिनट स्टॉक है, क्या है, कुछ भी हो, जैसे करंट एसेट बढ़ेंगी बेटा वर्किंग कैपिटल पक्का बढ़ेगी। अब बोलो। तो ठीक है, पर आपने सिर्फ कैश इन हैंड की बात, हाँ अकेला कैश इन हैंड होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्किंग कैपिटल क्योंकि क्या पता हमारा स्टॉक कम हो गया, डेट तो कैश इन हैंड, हाँ ये ऐसे कह रहे हो तो अलग बात है। अगर कैश बढ़कर आपने स्टॉक कम कर लिया, तो फिर एक एसेट बढ़ी और एक एसेट कम होगी, तो अलग बात है वो। लेकिन एक रिजल्ट क्या है कि कैश तो बढ़ गया, स्टॉक जब कम होगा उसका अलग से इफेक्ट दिखाएंगे। समझ रहे बात ना? तो आपका पॉइंट ऐसे समझना, आपको कैश बढ़ रहा है उसका अलग इम्पैक्ट दिखाना है, स्टॉक कम हो रहा है उसका इफेक्ट अलग दिखाना है, हर एक आइटम का अलग इफेक्ट दिखाना है। यही तो एनालिसिस है ना बेटा, क्योंकि तुम यहाँ काउंट्स नहीं करोगे मेरे सामने बैठ के अब कि करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करो, यहाँ करंट एसेट्स दी हुई हैं, आपको सिर्फ ये बताना है मुझे एनालिसिस करके कैश के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा। तो वेरी सिंपल, कैश हो या स्टॉक हो, कोई भी एसेट हो, कोई भी करंट एसेट बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, और करंट एसेट कम होगी तो वर्किंग कैपिटल कम होगी। तो हमारी करंट एसेट का, हाँ जी बोलो, करंट एसेट का वर्किंग कैपिटल के साथ कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। ये बात समझ आती है, वो सिंपल बात है। करंट एसेट्स का वर्किंग कैपिटल के साथ कौन सा लिंक है, डायरेक्ट। अगर ये इंक्रीज होगी इसको भी इंक्रीज होना पड़ेगा, ये डिक्रीज होगी इसको डिक्रीज। राहुल का एग्जांपल बिल्कुल सही है, बट हम दो बातों में बात करेंगे। हम ये बोलेंगे कैश इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए वर्किंग कैपिटल बढ़ गई, बट ऑन द सेम पैरेलल क्या हुआ, स्टॉक कम हो गया, और स्टॉक कम हो गया तो वर्किंग कैपिटल कम होगी। पर ये दोनों इक्वल अमाउंट नहीं होगी ना। जब स्टॉक बेचते हैं हम कैश में भी बेचते हैं, क्रेडिट भी बेचते हैं। जब क्रेडिट बेचते हैं तो क्या बढ़ते हैं, डेटर्स। ऐसे अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी, इसी का नाम एनालिसिस है। हमें हर एक आइटम का अलग से एनालिसिस करना है, तो वही हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट। अब शायद समझ आ जाएगा आपको। मैं सिर्फ अमाउंट फिल करता हूँ। कैश 10,000 से बढ़ रहा है, अब ये कैसे बढ़ेगा, ऑब्वियसली स्टॉक बेच के बढ़ेगा, या डेटर से पैसा आएगा, या बीआर से आएगा, या हम बैंक से निकालेंगे। रीजन कोई भी हो उसको साइड पे रख दो। अभी तो फिलहाल कैश बढ़ रहा है ना, कैश या बैंक बढ़ रहा है। अगर कैश या बैंक बढ़ रहे हैं तो मुझे सिर्फ ये बताओ, मैं इंक्रीज के कॉलम में लिखूं 10,000 के डिक्रीज के कॉलम में, ये पॉइंट है। हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। नंबर 2, जैसे से आगे बढ़ेंगे चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। स्टॉक, अब मेरे पास स्टॉक था 50,000 का, अभी रह गया 48,000 का। 2000 से 2000 से स्टॉक डिक्रीज हो गया। अगर स्टॉक 2000 से डिक्रीज हो गया, अगर स्टॉक 2000 से डिक्रीज हो गया तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि बस हमने ये समझ लिया मेरी उस एग्जांपल से कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अगर वर्किंग कैपिटल होती है तो करंट एसेट्स के कम होने से वर्किंग कैपिटल कम पक्का होगी, चाहे साइमल्टेनियसली कुछ और भी हो रहा है वहां पे। तो बट हम एक एक आइटम का निकालेंगे। थर्ड, डेटर्स। डेटर्स से 60,000 के अब हो गए 70,000 के। इंक्रीज है कि डिक्रीज है, इंक्रीज। ये आपका वेलकम है आज इस स्टेटमेंट से, डोंट थिंक कि चैप्टर यही है, ठीक है। ये जस्ट एक फर्स्ट स्टेटमेंट है, पर जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आज आपके बुक्स नहीं है तो मैं पूरा क्वेश्चन ले सकता, पर ये एक छोटा सा पार्ट है जो शायद आप बनाया भी नहीं करोगे, सीधा आंसर देख लिया करेंगे हम।
क्योंकि ये तो वन टाइम बनाओ हो गया सही, ये दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना ईजी है। पर मेन चैप्टर तो इसके बाद है, जहाँ एडजस्टमेंट्स आएंगी, वर्किंग नोट्स बनेंगे, प्लांट एंड मशीनरी कौन बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कौन बनेगा, याद आया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कौन बनेगा, वहां से पीएल कौन बनेगा, पीएल के बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट बनेगी, और वहां से जो आंसर आएगा वो आंसर हम यहाँ पे पहले निकाल चुके होंगे। इस तरह से डुअल एस्पेक्ट है, एक आंसर यहाँ से निकालो, एक आंसर वहां से। यहाँ से आंसर बहुत ईजी है, इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, बाकी 10 नंबर उधर से आएंगे। मेन चैप्टर वो है जो लेक्चर 2 में स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्स रिसीवेबल, आई थिंक क्लियर। अब तो मैं बीआर का एग्जांपल ना लूं, कुछ भी लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस 3000 थे, क्या हो गए 4000 हो गए, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल भी हमारी करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट है। एक्रूड इनकम क्या होती है, क्या होती है वो, है तो एसेट पर क्या होती है, जो हाँ मतलब मैंने आपको टीच कर दिया बट आपने फीस पे नहीं की, वो मेरी क्या बन गई, एक्रूड इनकम। आपने मुझे आज ही फीस दे दी, देखो आपने फीस मुझे पहले ही दे दी पर मैंने आपको टीच तो किया नहीं, वो मेरी बनेगी लाइबिलिटी। जब आप पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो ना तो मेरे ऊपर क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। जब आपसे कोई जीपे आता है ना, मान लो आपने 2000 का जीपे किया या 10,000 का जीपे किया, खुशी नहीं मिलती उससे, वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है। यही रीजन होता है कि मुझे यहाँ खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है आपको, क्योंकि आप बांध लेते हो किसी टीचर को पैसे देकर कि वो आपके लिए यहाँ आए और आपको पढ़ाए, वो क्या बन जाता है, लाइबिलिटी। लेकिन जिस दिन आपका सिलेबस ओवर होता है उस दिन जाके वो फीस क्या बनती है हमारी, इनकम। गॉट इट। तो आपसे फीस एडवांस लेकर मेरे ऊपर क्या क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी, और आपको सिलेबस करवाने के बाद वो फीस क्या बनती है, इनकम। तो इसलिए जो फीस आप मुझे अगस्त में दोगे ना, वो इनकम पता कब बनेगी, 16 नवंबर को जाके या 20 नवंबर जब आपका सिलेबस खत्म होगा, तब जाके मेरी वो इनकम बनेगी। तब तक मेरे ऊपर क्या रहेगी, लाइबिलिटी। आपने फीस दी, नेक्स्ट डे बोला सर मुझे तो ज्वाइन नहीं करना, आपकी फीस वापस ले लो, कि वो तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है ना, मैंने सर्विस दी नहीं आपको अभी तक। हाँ आप नवंबर के एंड पे बोलो सर मेरी फीस वापस कर दो, वो होगी नहीं, क्योंकि आपको क्या मिल चुकी है, सर्विस। ये एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी है और एक आपको अकाउंट्स के अंदर भी बताया जाता है। अनअर्नड इनकम और एडवांस इनकम में ये डिफरेंस है। अभी आप जो फीस दोगे मुझे वो क्या बनेगी, एडवांस इनकम। लेकिन मैंने अगर आपको टीच कर दिया और आपने फीस नहीं दी तो मेरी क्या बन गई, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम मतलब किसी से पैसा लेना है अभी हमने, वो क्या बन गई हमारी, करंट एसेट। तो ये करंट एसेट है बेटा। मान लो ये भी दी होती 5000 और 2000, तो अब बताओ 3000 से 4000 इंक्रीज हो रहे हैं, 1000, 5000 से 2000 डिक्रीज हो रहे हैं। एक और होता है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अभी इसकी एग्जांपल नहीं लेता, ठीक है। फॉर एग्जांपल इतने पॉइंट्स बहुत हैं, आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में करंट एसेट दी होंगी, कम या ज्यादा, मैक्सिमम ये है, इससे ज्यादा आपको किसी क्वेश्चन में पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। हाँ जी मिल गए, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बीआर, प्रीपेड, एक्रूड, शॉर्ट टर्म या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स, ये सब की सब हमारी करंट एसेट्स हैं। यहाँ जो पैसा लगाया जाता है वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है विद इन द 1 ईयर। क्या बोला, इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है विद इन द 1 ईयर, उसी को बोलते हैं करंट एसेट। अब इसका टोटल करते हैं, टोटल करो। 2021 में मेरे पास जितनी भी करंट एसेट्स थी उसका टोटल क्या था, टोटल करें, 128 आ गया। और 22 में कितनी थी, ऐड करो, 60, 68, 138, 138 एंड 6, 144 है ना, 144 टोटल कर लिया हमने, 128 और 144। अब टोटल यहां तो हो चुका और यहां इंडिविजुअल इफेक्ट आ चुके। अब इस पोर्शन को यहीं छोड़ देते हैं, यहां तक कर लो, ओके आपका कॉपी पे लिख लीजिए यहां पर। आफ्टरवर्ड्स इस पार्ट को यहीं छोड़ देते हैं। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसको बोलते हैं टोटल ए। ये हमारा फर्स्ट टोटल आ गया, किसका टोटल आ गया, करंट एसेट्स का। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे,
करंट लायबिलिटीज क्या होती है बेटा? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इनमें किसी का मीनिंग तो सबको क्लियर है ना? ये सब के सब कौन सी लायबिलिटीज हैं? जिनसे पैसा हमें रिसीव हुआ है, सोर्स बना है, और जिन्हें हमें वापस करना है बाद में, लेकिन एक बार तो सोर्स बन गया, तो ये बन गई करंट लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स 15,000, 18,000। मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ज़्यादा फिर टाइम नहीं आज हमारे पास। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000, 3,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, 8,000। आप ये तीन एग्जाम्पल लिख सकते हो कॉपी पे अगर बना रहे हो साथ में। हेडिंग है करंट लायबिलिटीज। राहुल क्या हो रहा है? छोड़ दो इसको। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीन आप लिख लो एज ए करंट लायबिलिटीज। आप इसका टोटल करो 29,000, 29, सॉरी, यस 29,000। ठीक है, अब इस टोटल को कंपेयर करो बेटा। सॉरी, एक स्टेप और रहेगा पहले, उससे पहले हमने इंडिविजुअल इफेक्ट भी देखना है ना। हाँ जी, यहाँ इंडिविजुअल इफेक्ट देखते हैं। 15 और 18 का डिफरेंस कितने? 3,000। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी इससे? अब बोलो, मैं 3,000 यहाँ लिखूं या यहाँ पे लिखूं? यहाँ लिखूं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्या बोल रहे हो? कितने लोग ऑनलाइन में हैं? बोल कोई नहीं रहा। 3,000 कहाँ आएगा, इंक्रीज के कॉलम या डिक्रीज के कॉलम में? डिक्रीज सर। डिक्रीज, ओके। अदर्स? एसेट्स अगर बढ़ रही हैं तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होती है, ये हमने अभी बात की थी आपके साथ। लेकिन अभी तो लिखता हूँ यहाँ पे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या है? वर्किंग कैपिटल। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, ये बात अभी हमारे बीच में डिसाइड हुई थी। इसको कौन सा रिलेशनशिप बोलते हैं? डायरेक्ट। कौन सा है? डायरेक्ट। लेकिन अभी दूसरी बात हो रही है, अभी जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ने वाला है? नेगेटिव वाली आइटम के ऊपर। अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो वर्किंग कैपिटल पक्का डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं। क्योंकि जो करंट लायबिलिटी वाला पार्ट है ना, वो नेगेटिव पार्ट है, तो इसलिए जब जब भी करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगी वर्किंग कैपिटल हमेशा डिक्रीज होगी, और जब जब भी करंट लायबिलिटीज कम होंगी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। तो करंट एसेट्स का डायरेक्ट लिंक है और करंट लायबिलिटीज का इनडायरेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे 15 का 18 होना मतलब हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर? क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। 4,000 का 3,000, 1,000 से डिक्रीज हो रही है। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। अगर कोई भी करंट लायबिलिटी कम होती है उसका हमारी वर्किंग कैपिटल पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, मतलब इंक्रीज वाला इफेक्ट रहेगा। अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो उसका वर्किंग कैपिटल डिक्रीज वाला इफेक्ट रहेगा, ये याद रखना हमेशा। 10,000 का 8,000, 2,000 से डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज। अब हम टोटल करेंगे ओवरऑल। अब ये बेटा टोटल है करंट एसेट्स के, ये टोटल है करंट लायबिलिटीज के, और यहां पर इंक्रीज का टोटल है 10 प्लस 10, 20 प्लस 1, 21 प्लस 1, 22 प्लस 2, 24। 24,000 से इंक्रीज होगी वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज के कितने रीजन थे? 2
+3 5 +3 8। अब यहाँ ये मैटर नहीं करता कि करंट एसेट्स का इंक्रीज है कि करंट लायबिलिटी का, किसी का भी हो, पूरे साल में ये एक साल का ट्रीटमेंट है बेटा, 31 मार्च से 31 मार्च तक, एक साल में याद रखना बेटा, एक साल में 24,000 से हमारी वर्किंग कैपिटल, अब करंट एसेट करंट लायबिलिटी की बात नहीं करनी, क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है और 8,000 से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है। तो बताओ फाइनली क्या हुआ, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज है ना, क्योंकि 24,000 से इंक्रीज हुई और 8,000 से डिक्रीज हुई। हमारा इंक्रीज डिक्रीज से ज्यादा है, तो इसका मीनिंग दोनों का जो डिफरेंस है 16,000 है। इट मींस ये जो आपको थ्योरी में एरो लगा दिया ना, ये क्या बता रहे हैं कि फाइनल आंसर इंक्रीज का आ रहा है। ये एरो दिख रहा है सबको ऑनलाइन क्लास में भी। 16,000 से हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि दोनों कॉलम्स का डिफरेंस 16,000 है। हाँ आपको पता है अब हम लिखते किस तरफ हैं, उस तरफ जहां कम होते हैं, ताकि वो दोनों साइड्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ये आपको +1 में पहली बार सिखाया था लेजर चैप्टर में कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो क्रेडिट साइड लिख दो, पर बैलेंस किसका होता है, वो डेबिट का। तो इंक्रीज 24 है, डिक्रीज 8 है, तो बैलेंस किसका आएगा, इंक्रीज का आएगा। कितनी अमाउंट आएगी इंक्रीज की, 16,000। टोटल दोनों का सेम हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आपके चैप्टर का आंसर भी है। इट मींस हमारे फंड में पूरे साल में चाहे बहाने कुछ भी हो, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, 100 बातें हैं, पर 100 बातों की एक बात, पूरे साल में इंक्रीज कितना हुआ, 16,000। बिजनेसमैन ऐसे होता है, लाखों रुपए आते हैं, लाखों रुपए जाते हैं, फाइनली समझ आता है कि 10,000 ही बढ़ा सर, सब फंड से 10,000 से बढ़ा। तो फंड बोले तो वर्किंग कैपिटल, ये हमारे चैप्टर का फंडा है। थ्योरी नोट्स पढ़ो, वहां भी लिखा हुआ है फंड मींस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब उधर से आंसर निकालो, 16,000 ही आएगा, चेक करें। हाँ जी, 128 की क्या थी हमारे पास, करंट एसेट, और 29 की करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में से मैं बाकी डिलीट कर देता हूं, बीच का मैटर आपको डिस्टर्ब करेगा। हाँ जी, अब देखिए ए में से बी माइनस कर दो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ए माइनस बी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। 128 माइनस 29 कितना, 99, 99,000। इट मीन्स बेटा 31 मार्च 21 को मेरी जो वर्किंग कैपिटल थी वो कितनी थी, 99,000। लेकिन 22 को कितनी थी, देखिए चेक करें। अब ये अलग अलग देख रहे हैं हम आपस में कंपेयर नहीं कर रहे, दो वर्किंग कैपिटल्स को अलग अलग देख रहे हैं। 21 की वर्किंग कैपिटल क्या है, फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 22 की वर्किंग कैपिटल, हाँ जी कितनी, 144 माइनस 29, 115। ये 2 साल की वर्किंग कैपिटल है। 99 और 115 में कितना डिफरेंस है, 16,000 का। वो 16,000 कहाँ लिखूं मैं, 99 के नीचे या 115 के नीचे, कहाँ लिखूं भाई। अगर मैं यहां लिखूंगा फिर तो अनबैलेंस हो गया और ज्यादा, पहले अनबैलेंस थे, तो कहां लिखेंगे, हाँ 99, तो यहां लिख देंगे 16,000। अब दोनों का टोटल कर लो बेटा, इसका टोटल भी कितना हो गया 115, इसका भी कितना हो गया 115। ये आपका लास्ट में फाइनल आंसर आ गए, टोटल्स आ गए। पर डिक्रीज या इंक्रीज में से क्या आया, इंक्रीज। वो इंडिविजुअली भी देखा 16,000 आ रहे हैं, देख रहे हो, इंडिविजुअली 16,000 आ रहे हैं, और अगर टोटल में से निकाल ले आंसर तब भी कितना आ रहा है, 16,000 आ रहे हैं। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि 2 साल की वर्किंग कैपिटल के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ 16,000 का है। मीन्स हमने इतना कुछ किया, ये जो है ना आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है कि इतना ही है। कैश जो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है उसके पीछे 100 रीजंस हैं। बिल्डिंग खरीदी, कैश गया, शेयर्स बेच दिए, कैश आ गया, डिबेंचर इशू कर दिए, पैसा आ गया। इस चैप्टर में इतना कुछ है ना, जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखोगे इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है। स्टार्टिंग में आपको लग रहा है शायद ये तो बच्चों वाला खेल है, ऐसा नहीं है। ये एक वेलकम नोट है कि आपका वर्किंग कैपिटल चेंज हुई 16,000 से।
अब आपका क्वेश्चन आएगा इसको प्रूव करो, इसका प्रूव करना ही 15 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ 16,000 में क्या क्या हुआ, तो 16,000 में क्या आएगा, डिवेंचर इशू करना, शेयर इशू करना, डिवेंचर रिडीम करना। आपकी पूरी सेम 1 से लेकर सेम 4 की काउंटिंग घूम जाएगी आपके आगे से। आपको पता होगा कॉर्पोरेट काउंटिंग क्या है, एडवांस काउंटिंग क्या है, उसके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे वहां पर। बिल्डिंग खरीदना, मशीन पे डेप्रिसिएशन, मशीन को बेचना, शेयर्स इशू करना, रिडीम करना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड पे करना, इंटरेस्ट पे करना, टैक्स पे करना, बहुत कुछ आएगा। उस सबका एक आंसर क्या आया, ये 10,000 बस। उन सबसे फाइनली कितना बड़ा पैसा, 10,000। पर इसके रीजन वो हैं जिसके ऊपर 5-6 वर्किंग नोट्स बनेंगे। तो जैसे जैसे आप आओगे मतलब 5 क्लासेस लगेंगे आपको ये समझने में कि चैप्टर क्या है। फाइनल बुक्स बन चुकी बेटा, एनालिसिस करने हैं। आपका जब रिजल्ट आ जाता है ना, रिजल्ट आने के बाद रिपोर्ट कार्ड जब आप नेट में से प्रिंट आउट निकाल लेते हो, उसको टेबल पे रख के जब पेरेंट्स से मीटिंग होती है, ये वो है। पूरे साल का बताओ भी ट्यूशन क्यों नहीं गए, फिर वहां बातें होती हैं, ट्यूशन क्यों नहीं गए, गए तो होमवर्क किया नहीं किया। अब जाके बातें आएंगी जब रिजल्ट आ जाएंगे। तो अब पूरे साल का रिजल्ट अब आएगा, अगर कैश बढ़ा 10,000 तो क्यों बढ़ा, अगर ये क्या मतलब हुआ, तो अब यहाँ पे प्रूव करना है 10,000 क्यों बढ़ा। तो इसके लिए मशीनरी कौन बनेगा, देखनी पड़ेगी मशीन कितने की सेल हुई, कितने की परचेज हुई, CID एपिसोड चलेंगे, मिसिंग फिगर्स निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, बहुत कुछ है। इसलिए सेम 5-6 में सिर्फ सीरियस फेस ही चाहिए होंगे। मतलब हर साल का रिकॉर्ड है 2 से 3 बच्चों को मैं क्लास से बाहर निकालता हूँ, मतलब बैच में से निकाल देते हैं, क्योंकि उनका फेस देख के फील ही नहीं आता। वो ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ा रहे हैं, ये लोग तो मजबूरी में बैठे हैं, मतलब नींद आ रही है, वासी ले रहे हैं, मतलब ऐसे उनको योनिंग्स हो रही है, ऐसे नींद आ रही है, उनको पढ़ने का मूड ही नहीं, उनको लग रहा है कि मैं क्यों आ गया। हाँ, तो हमें लगता है ना कि हम भी फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। देखो अब यहाँ पे मैं प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्क से हर चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग वैसे नहीं हो, तो वो मैचिंग नहीं बनती हमारी आपस में ना। आपको एक टाइम पास टीचर चाहिए, यहाँ वो होगा नहीं। इसलिए आप सब तो होल्ड स्टूडेंट, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो बेटा क्या ये आएगा आपके सामने, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनेगी, बहुत कुछ होएगा। फिर उसके लिए ये सारे वर्किंग नोट्स बनेंगे, ये सारे वर्किंग नोट्स हैं। और फिर PL अकाउंट बनता है, उसके ऊपर आ चुका होगा वो PL अकाउंट, ये थ्योरी पार्ट है, न्यूमेरिकल्स में बनेगा। तो इस तरह से होगा। अब ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया, और ये फाइनल आंसर क्या है, इसको लिखेंगे नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जो टोटल से भी समझ आ रहा है 16,000, और इंडिविजुअल इफेक्ट से भी समझ आ रहा है 16,000। ये 16,000 दोनों एक लाइन में लिखने हैं आपको, एक ही लाइन में। ये ऊपर नहीं दिख रहा आपको 16,000, ये बेसिकली एक ही लाइन में है, यहाँ है टोटल जो आएंगे आएंगे। ठीक है जी, तो ये आपका एक स्टेटमेंट आज पूरा हो गया। क्या नाम है इसका, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपकी बुक में आज 30 क्वेश्चन अगर हैं, 30 के 30 क्वेश्चन आपका होमवर्क बन सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपने क्या बनानी है, ये स्टेटमेंट। ये हमारे क्वेश्चन का 20% पार्ट है, बाकी 80% पार्ट अगले 4 लेक्चर्स में आपको ये समझ आएगा कि चैप्टर है क्या। फिर चैप्टर ओवर होने में तो बहुत टाइम लगेगा, 5 लेक्चर में तो समझ आएगा आपको चैप्टर है क्या ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन चलेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जब आओगे आपके बुक्स होनी चाहिए, ठीक है।